ओके, हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में। डीडी ट्रांजिशन कर लिया था एंड चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन भी अपन ने कर लिया था। अब यहाँ पर एक छोटी सी टेबल है। इस टेबल में अपन देख लेते हैं कि आपके डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा ही है, ये कोई ज़्यादा कोई टफ बात नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले फॉर डीडी ट्रांजिशन द मेटल आयन ऑफ कॉम्प्लेक्स मस्ट कंटेन डी इलेक्ट्रॉन्स। है ना, सिंपल सी बात है कि डीडी ट्रांजिशन की अगर अपन बात करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आपके जो मेटल है कॉम्प्लेक्स के अंदर उसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है। नेक्स्ट अपन बात करें चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन की कंडीशन में क्या होगा, आपके मेटल आयन में और मे नॉट कंटेन डी इलेक्ट्रॉन्स। तो इस टाइप में आपके पास जो मेटल आयन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उसमें हो सकता है कि डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो और न भी हो, है ना। इन चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन में ऑकरिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग मेटल विथ D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन, दिस ट्रांजिशन में ऑल्सो ऑकरिंग नॉन ट्रांजिशन कंपाउंड्स। ठीक है। तो देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस तरह का जो ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, ये नॉन ट्रांजिशन कंपाउंड्स मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है उनमें भी आपको इस तरह का ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगा। तो ये पहला बेसिक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस की बात करें यहाँ पर, डीडी ट्रांजिशन आर लेपर्ड फॉर फॉरबिडन एंड चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन आर लेपर्ड अलाउड। अब ये लेपर्ड फॉरबिडन लेपर्ड अलाउड का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं। मतलब आपके कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, फॉरबिडन है। तो यहाँ पर अपन को दो सिलेक्शन रूल्स के बारे में पढ़ना है और उसमें से एक सिलेक्शन रूल है लेपर्ड का सिलेक्शन रूल। सो उसमें जो आपके डीडी ट्रांजिशन में अपन बात करें तो ये आप क्या है, लेपर्ड फॉरबिडन होता है। मतलब ये यूँ कह सकते हो आप कि ये जो लेपर्ड का सिलेक्शन रूल है उसको फॉलो नहीं करता और जो ट्रांसफ़र ट्रांजिशन है ये इसको फॉलो करता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाली वैल्यू को, ये एक फैक्ट वैल्यू है, इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। दिस ट्रांजिशन है लो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है किसके केस में, मैं आपको मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट क्या होता है अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है ना। एप्सिलॉन होता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। इसमें मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। दिस ट्रांजिशन हैज़ हायर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, इसमें मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हायर होती है। अब देखो, आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है उसके अकॉर्डिंग ये पता लगा सकते हो कि मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कब ज़्यादा होती है कब कम होती है। आपने सिंपल सा देखा था कि मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है वो आप यूँ कह सकते हो सिंपल सा प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के, मतलब एब्जॉर्बेंस के। मतलब जितना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट होगा। और एब्जॉर्बेंस किस कंडीशन में ज़्यादा होता है, एब्जॉर्बेंस का मतलब है कि आपने जो सैंपल लिया है उस सेल के अंदर वो सैंपल कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है ना। इसकी इंटेंसिटी में कितनी कमी आ जाती है, पहले की इंटेंसिटी और बाद की इंटेंसिटी में कितना डिफरेंस आ जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं। उस बेसिस पे अपन उस फॉर्मूला है अपने पास मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या फिर एब्जॉर्बेंस निकालने का। तो आप यूँ कह सकते हो जितना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस उतना ज़्यादा मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। तो इस केस में आप यूँ कह सकते हो कि जो सैंपल है वो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कम करेगा और इस केस में आप ये कह सकते हो कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा। और एब्जॉर्प्शन कब कम और कब ज़्यादा होगा, डिफरेंस की बात है जब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने के लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब आपकी सिंपल सी बात ये है, अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने के लिए एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करने के लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू भी हाई होगी। और अगर उसको लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू भी लो होगी। तो इस केस में क्या हो रही है, वैल्यू कम आ रही है। इस केस में वैल्यू क्या है आपके, हायर है। इसका मतलब चार्ज ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के केस में जब आपके चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन सॉरी ना चार्ज ट्रांसफ़र जब ट्रांजिशन होता है इस केस में आप यूँ कह सकते हो हायर अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा रिलेशन आप बिठा सकते हो। तो आपको इसमें सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, पहले मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, फिर उससे आप जंप करोगे इस पे एब्जॉर्बेंस पे, एब्जॉर्बेंस से आप जंप करोगे किस पे, इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी से आप जंप करोगे किस पे, एनर्जी पे। और सीधा रिलेशन आप बिठा लोगे किसके बीच का, एनर्जी है
मोलर एक्सेशन कोफिशिएंट के बीच में। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। दिस ट्रांजिशन डू नॉट इन्वॉल्व रेडॉक्स प्रोसेस। दिस ट्रांजिशन इन्वॉल्व रेडॉक्स प्रोसेस। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, ये अपन पहले समझ भी चुके हैं। दिस आर नॉट यूजफुल फॉर स्पेक्ट्रो फोटोमीटर एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयंस। दिस आर वेरी यूजफुल फॉर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयन। मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेटल आयन के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेट्रिक एस्टिमेशन, मतलब मेटल आयन का एस्टिमेशन निकालने के लिए डी ट्रांजिशन यूज़ नहीं कर सकते आप, या ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। बट अगर आप मेटल आयन का एस्टिमेशन निकालना चाहते हो तो उसके लिए बेटर है कि अगर उसमें चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन हो रहा है तो उस केस में आप मेटल आयन का स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एस्टिमेशन कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो लास्ट इनके बीच का डिफरेंस है वो क्या है, डी ट्रांजिशन ऑकर इन विजिबल रीजन। ये विजिबल रीजन में ऑकर होता है। दिस ट्रांजिशन आर यूजुअली हाई एनर्जी ट्रांजिशन एंड हैंस ऑफन ऑकर इन द नियर यूवी रीजन। देखो यहाँ पर ही अपन ने जो ये वाला पॉइंट था इसमें अपन ने डिस्कस कर लिया, मैंने कह दिया था कि इसमें आपको लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए लोअर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी बेसिस पे ये पॉइंट आप समझ सकते हो। सिंपल सी बात है कि जो विजिबल रेज होती है इनकी एनर्जी क्या होगी, यूवी रेज से तो कम ही होगी, है ना। मतलब विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उसकी जो एनर्जी होती है उसके पास, है ना, वो एनर्जी एज़ कम्पेयर टू यूवी अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कंपैरिजन में तो कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ये यूवी रीजन में मिलेगा और ये आपको विजिबल रीजन में मिलेगा। ठीक है ना, बस ये इनके बीच का बेसिक डिफरेंस है। तो इस तरह से अपन इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मतलब ये जो टॉपिक है जो आपके पास, ये आपने बीएससी थर्ड ईयर में भी पढ़ रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और यहाँ पे आपके वापस रिपीट हो रहा है ये टॉपिक। एक बात ये है कि इस टॉपिक के अंदर जो नेक्स्ट जो पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल्स का सिंपल सा मतलब ये है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होते। देखो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पास कोई भी एक मेटल है या कोई भी एक आयन है, एटम है, उस एटम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जंप करते हैं, है ना, हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन सभी एनर्जी लेवल में जा सकता है। कुछ इसकी भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ही ऐसे सेलेक्टेड एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। कुछ ऐसे एनर्जी लेवल्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, है ना, वो फॉरबिडन होता है, ये पॉसिबल नहीं होता, प्रोहिबिटेड होता है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन रूल्स हैं, सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किसी भी एटम के अंदर, आयन के अंदर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आपके कौन से एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल है, या ओवरऑल यूँ कहते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पॉसिबल है या इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अलाउ है और कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फॉरबिडन है ना, प्रोहिबिटेड है, वो नहीं हो सकता। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो, है ना, इसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ प्रैक्टिकली भी फाइंड आउट की जा सकती है। मतलब अगर लैब में जाके स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पर अगर अपन काम करें तो उसके बेसिस पर भी ये बात पता चल जाती है कि कौन सा आपके पास जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। और यही आप बिल्कुल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग पहले से ही, है ना, ऑन पेपर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं। तो सिलेक्शन रूल में ये पता लगाने के लिए कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है, कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं, उसके लिए जो आपके पास जो फर्स्ट रूल है उस रूल का नाम है स्पिन सिलेक्शन रूल, है ना। 1 मिनट। सबसे फर्स्ट आपके पास जो रूल है वो रूल है आपके पास स्पिन सिलेक्शन रूल। अब स्पिन सिलेक्शन रूल देखो यहाँ पे ध्यान से, स्पिन और मल्टीप्लिसिटी। देखो स्पिन का मतलब तो अपन अच्छे से जानते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पर क्या करता है, स्पिन करता है। वो स्पिन करता है जिसकी वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंटम भी जनरेट होता है। जब मैग्नेटिक मोमेंटम अपवर्ड होता है ना, जब मैग्नेटिक मोमेंटम मतलब ये इस तरह से स्पिन करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंटम अपवर्ड होता है, तो उसको अपन बोल देते हैं क्या, प्लस हाफ स्पिन। और जब आपके एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो उसको अपन बोल देते हैं माइनस हाफ। तो सबसे पहली बात
ये इस तरह से अपन स्पिन देखते हैं ना, प्लस हाफ माइनस हाफ। यहाँ पे स्पिन का ये जो प्लस हाफ माइनस हाफ जो वैल्यू है ये किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, मैग्नेटिक मोमेंटम के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। अगर आपने एनएमआर वाला जो टॉपिक है, एनएमआर वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो उस बेसिस पे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि मैं यहाँ पर ये जो स्पिन है या फिर स्पिन को तो आप अच्छे से जानते हो, पर एक और वर्ड आपके सामने यहाँ पर आया है स्पिन और मल्टीप्लिसिटी। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी वर्ड है उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि एक बार मैंने एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला टॉपिक पढ़ाया है और उसमें इस मल्टीप्लिसिटी को मैंने डिस्कस किया है। तो वहाँ पर एक बार जाके आप मल्टीप्लिसिटी ये वर्ड क्या है इसको आप समझ लेना। वैसे मल्टीप्लिसिटी जो ये वर्ड है आपने 11th क्लास में भी सुन रखा है ना, मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है। बट एक बार वहाँ जाके आप इसको एक बार डिटेल में देख लेना कि मल्टीप्लिसिटी वर्ड का मतलब क्या है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सीधा स्पिन और मल्टीप्लिसिटी अलाउड एंड स्पिन फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो ओवरऑल इसमें अपन बात क्या करेंगे, इसमें दोनों तरह से बात करेंगे कि भाई कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउ है और कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। दोनों तरह से यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट इसको हटा देता हूँ। तो देखो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपन को तो यहाँ पे मेन बात ही समझनी है, अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो सिंपल सी बात अपन करें, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विच टेक प्लेस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपके दो एनर्जी लेवल्स हैं और उन दोनों एनर्जी लेवल के स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू अगर इक्वल है। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देखो स्पिन जो होता है वो न्यूट्रॉन का भी हो सकता है, प्रोटॉन का भी हो सकता है, और भी बहुत सारे आपके पास फंडामेंटल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, है ना, फर्मियन लेप्टॉन्स जो भी होते हैं आपके पास, उन सबके स्पिन अलग अलग हो सकते हैं। बट यहाँ पे अपन स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, सिर्फ और सिर्फ अपन बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। आपने देखा होगा मैंने प्रोटॉन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी की भी बात की थी और उसका फॉर्मूला क्या होता है एनएमआर के अंदर, वो फॉर्मूला आपके पास क्या आया था, 2i+1। तो अभी उसके बारे में अपन नहीं करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे यूँ कह दो कि आपके पास एनर्जी लेवल है और एनर्जी लेवल की अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू इक्वल है, सेम है, तो उस केस में उन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसा होता है, अलाउड होता है, यहाँ पे पॉसिबल होता है। मतलब इस कंडीशन में आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल, मतलब कुल मिला के मान लो कि एक ये एनर्जी लेवल है, एक ये एनर्जी लेवल है ना। अगर इन दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू 2s+1 2s+1, अगर इन दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू इक्वल है, तो अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाने के लिए क्या है, अलाउड है, ये जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको प्रॉपर अमाउंट में क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। और ये एनर्जी किससे मिलती है, इसको रेडिएशन से मिलती है, जो एक्सटर्नल रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या फिर जो विजिबल रेस के अंदर जो रेडिएशन होती है उससे ये इसको एनर्जी मिलती है और ये यहाँ पर क्या कर सकता है, जंप कर सकता है, हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। तो इस कंडीशन में ये आपकी क्या होगा, पॉसिबल होगा ट्रांजिशन। अब यहाँ पे अपन बात करें, नेक्स्ट है कि फॉर दिस ट्रांजिशन डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एस क्या है, यहाँ पर एस की बात करते हैं, अपना जो फॉर्मूला है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब अगर आपके पास एनर्जी लेवल है और आप उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे 2s+1। यहाँ पर जो एस है वो एस है आपके पास क्या, स्पिन, और अपन किसके स्पिन की बात करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात करेंगे डेफिनेटली। अभी इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपन कैसे निकालेंगे, देखो इसको ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास ये है डी ऑर्बिटल, डी जनरेटेड, इनकी सबकी एनर्जी क्या है, इक्वल है, और मान लो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब आपको पता है कि मैंने इस तरह से बनाया, इसका मतलब इसका जो स्पिन है, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी क्या है, +½ है, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी कितना है, +½ है। तो यहाँ पर ये जो एस है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पिन है ना, टोटल स्पिन है। तो टोटल स्पिन कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा होता है। इस एस को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, जो भी इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन है उनको आपस में ऐड कर दो। मैं ऐड कर दूंगा, कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आएगा, अब इसमें वैल्यू रखेंगे अपन 2 × 1 + 1,
तो ओवरऑल कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये डीजनरेटेड इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में, इस डीजनरेटेड इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ पर आपके पास स्पिन कितना मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3। अगर मान लो अब ये इनकी स्प्लिटिंग होती है ना, इस केस में इसकी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है कि भाई ये 2 पार्ट में आपके डिवाइडेड हो जाता है, या फिर अलग अलग एनर्जी लेवल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इन दोनों एनर्जी लेवल की जो इलेक्ट्रॉन जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू अगर सेम रहती है, इसकी भी सेम रहेगी, इसकी भी सेम रहेगी, तो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। तो इस तरह से अपन स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में किसी भी एनर्जी लेवल के लिए या किसी भी 2 एनर्जी लेवल के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोलेगा, तो वहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2s+1। इसका मतलब क्या है, टोटल स्पिन। तो टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दी। दूसरा, आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दे रखेगा, या फिर आपको सीधा अगर कोई मेटल दे दे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और नंबर इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर्ड होंगे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपके एग्जांपल लिया था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे। अगर मैं यहाँ पर ऐसा एग्जांपल लेता, जैसे मान लो अगर मैं ऐसा एग्जांपल लेता जिसमें 1 1 1 1 1 ये एग्जांपल लेता, तो यहाँ पर भी आप समझते हो कि इसका +1 है और -1 है, तो ये तो अपने आप में ही कैंसिल हो चुका है। तो टोटल कितना आता है आपके पास, ये 1 हो जाता है, ये 1 होता है, टोटल एस कितना आता है, स्पिन 2 आता है। इसके अकॉर्डिंग आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हो। अभी आगे पे हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि इस टाइप का जो ट्रांजिशन होता है इसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, 0। डेल्टा एस का मतलब क्या है, चेंज इन इस टोटल स्पिन। तो आपके पास जो टोटल स्पिन है उसमें क्या चेंजेस हैं, तो ये चेंज कितना होगा आपके पास, 0 ही होगा, है ना। डेल्टा एस में क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू अगर इक्वल, किसी भी 2 एनर्जी लेवल के स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू अगर इक्वल होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये जो एस है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। इसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, आपके स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू भी अलग हो जाएगी, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जैसे ही अलग होगी वैसे ही आपके ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा एस का मतलब, इसको एंट्रोपी मत समझ जाना आप, कई बार इसको पढ़ते हैं डेल्टा एस लिखा होता है तो ये दिमाग में ऐसा आ जाता है कि एंट्रोपी, पर ये एंट्रोपी नहीं है, ये आपके टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब सॉरी टोटल स्पिन है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें, एक एग्जांपल को डिस्कस कर देते हैं। देखो एक छोटा सा केस अपन डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ D2 कॉन्फ़िगरेशन, मान लो कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें मेटल है और उस मेटल के अंदर उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D2 है। इन वीक ऑक्टाहेड्रल लिगेंड इन्वायरमेंट द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। मतलब अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ऑक्टाहेड्रल लिगेंड इन्वायरमेंट के अंदर और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D2 है, तो उस केस में आपके पास इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर ऊपर की जगह ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जैसे एक ऑर्बिटल आपके पास ये है, यहाँ एक एनर्जी लेवल ये है, यहाँ पर T लिखा हुआ है। T का मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेटेड, ट्रिपली डीजनरेटेड। ए का मतलब होता है सिंगली डीजनरेटेड, और एफ और पी वर्ड का मतलब होता है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है जिसका डिस्कशन अभी मैं यहाँ पे अपन डिटेल में नहीं करेंगे, बाद में अपन इसका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है ना, ऊपर की तरफ ये जो 3 लिखा हुआ आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मतलब ओवरऑल ही बात है कि ये आपके पास ट्रिपली डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, और इन ऑर्बिटल का जो यहाँ फिर यूँ कह दो कि ये एनर्जी लेवल हैं, और इस एनर्जी लेवल की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। उसी के साथ साथ ये भी आपके पास T2G, ये भी आपके पास क्या है, ट्रिपली डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं या एनर्जी लेवल है। यहाँ पर इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब क्या है, दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू इक्वल है। अब देखो यहाँ पर ये कैसे बनेंगे, ये अभी अपना मैटर नहीं है, इतना डिटेल में अपन डिस्कस नहीं कर सकते इसको कि ये T2G ये कैसे बनता है, T1G ये किस तरह से फॉर्मेशन होता है, ये सारा आप पढ़ते हो, है ना। ये सारा आप डिस्कशन करते हो, ये BSc थर्ड ईयर के अंदर आपके इस टॉपिक से पहले एक और टॉपिक आता है,
CFT का, उसके अंदर ये पूरा डिस्कशन होता है। वहाँ पर आपने क्या है कि फोर्थ ईयर में आपको सीधा ये टॉपिक काट के दे दिया गया है, इसलिए अपन इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे कि T1 ये G है, T2 G या ये किस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा। अपना सिर्फ अभी काम क्या है कि इस बात को समझना कि स्पिन सिलेक्शन रूल का कैसे अपन को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू दोनों की इक्वल है। सेकंड केस में भी आप देख रहे हो दोनों की 3 है, थर्ड केस में भी आप देख रहे हो दोनों की सेम है ना। थर्ड केस में आप देख रहे हो एक तो T1G है और एक आपके पास A2G है। T1G का मतलब क्या है, ट्रिपली जनरेटेड, और यहाँ पर A का मतलब क्या है, सिंगली जनरेटेड, बट दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू इक्वल है, इसलिए यहाँ पर भी आपका ट्रांजिशन पॉसिबल है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अभी पूरा डिटेल में अपन नहीं समझ रहे हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है। अभी सिर्फ अपन इतनी बात कर रहे हैं कि इस तरह से आप पहचानोगे किसमें ट्रांजिशन पॉसिबल है या किसमें ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी जो फर्स्ट रूल है स्पिन सिलेक्शन रूल, उसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया है। सेकंड, इसके अंदर अपन एक ऐसा भी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें फॉरबिडन है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि फॉरबिडन कब होगा, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जब क्या होगी, दोनों एनर्जी लेवल की डिफरेंट होगी तो फॉरबिडन होगा। या दूसरा आप ये कह सकते हो कि डेल्टा एस की वैल्यू आपके ज़ीरो के इक्वल नहीं है ना, तब ऐसा केस आपके बनेगा। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इन द केस ऑफ D5 कॉन्फिगरेशन ऑफ Mn+2 आयन इन, आपको Mn होल 6 ऑफ H2O+2 आयन दे रखा है। इसमें आपको दे रखा है कि भाई यहाँ पर जो Mn है, जो आपके पास मैग्नीज+2 आयन, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है D5 है। अब इस D5 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि इस तरह से यहाँ पर क्या जनरेट हो रहे हैं, आपके ऑर्बिटल जनरेट हो रहे हैं, है ना। डी जनरेटर या ट्रिपली डी जनरेट या सिंगल डी जनरेट ऑर्बिटल। और इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिसिटी, अपन सिर्फ मल्टीप्लिसिटी पे फोकस करना आप अभी कि यहाँ पर ये मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट दिख रही है। जहाँ पर भी आपको मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दिखेगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, वहाँ पे आप कह दोगे कि यहाँ पर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं थी, ये ट्रांजिशन क्या होगा, फॉरबिडन है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी क्या है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि ऐसा कब होता है। देखो, ये फॉरबिडन वाला मामला कब बैठता है उसकी बात करता हूँ, थोड़ा सा समझना। ये फॉरबिडन वाला मामला तब बैठता है जब आपकी क्या होता है, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी गड़बड़ाएगी कब, मतलब मान लो कि पहले भाई यहाँ जैसे ये लिख रखा है कि आपके A1G, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो कितनी दे रखी है, आपको 6 दे रखी है, पर ये T1G की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई है। अब ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कब ऊपर नीचे होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सिंपल सा ऊपर नीचे तब होगी जब आपके S की वैल्यू, जो टोटल स्पिन की वैल्यू, वो गड़बड़ाएगी। और टोटल स्पिन की वैल्यू कब गड़बड़ाएगी, जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, है ना। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तब ये वैल्यू क्या हो सकती है, गड़बड़ा सकती है। जैसे अपन बात करें कि मान लो कि यहाँ पर जैसे ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 6 है, 6 वैल्यू के लिए अपन क्या बात करेंगे, 2 फॉर्मूला क्या है, 2s है ना, 2 × s+1। अभी वैल्यू 6 कब आएगी, वैल्यू 6 तब आ सकती है जब अपन क्या करें, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास 1 मिनट, अगर टोटल स्पिन की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा, +1 6 आएगी वैल्यू। अब टोटल हाफ आने के लिए आपके पास टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट अगर अब वैल्यू 4 है, 4 का मतलब क्या हो गया कि 2 × 2 या 2 × 1 मिनट, हाँ 2 × 1.5 + 2 हो जाएगा, है ना, सॉरी 1 हो जाएगा, 2 × 1.5 + 1 हो जाएगा। तो इस केस में कितनी हो गई, 3 हो गई। मतलब 6 कब आ रही थी, 6 तब आ रही थी जब आपके टोटल स्पिन की वैल्यू कितनी होती, सॉरी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते, 5 होते हैं। और 4 कब आ रहा है, जब आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते, 3 होते। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू तब गड़बड़ाती है जब आपकी स्पिन, टोटल स्पिन की वैल्यू गड़बड़ हो। और टोटल स्पिन की वैल्यू कब गड़बड़ होती है, जब आपके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग में कुछ गड़बड़ होती है। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो पेयर हो जाए, या जो पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेड हो जाए, है ना, किस दोनों कंडीशन में, मतलब आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन से, पहले आपके एक एनर्जी लेवल में अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, पर दूसरे में जाने के बाद वो कैसे हो जाए, पेड इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर आपके पास पेड इलेक्ट्रॉन थे वो कैसे हो जाए, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू गड़बड़ाती है और आपके एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आती है।
तो इन दिस ट्रांजिशन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चेंज, सिंपल सी बात है, आप नंबर ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया। आपने अभी आपको इस एग्जांपल से मैंने बताया कि एक में तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई 5 है, दूसरे में कितने हैं 3 है, तो इसलिए दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चेंज होगी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, टोटल स्पिन की वैल्यू चेंज होगी, टोटल स्पिन की वैल्यू चेंज हुई तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू चेंज हो गई, है ना। तो इस वजह से आपके यहाँ पर ऐसा हो रहा है। बट यहाँ पर एक और पॉइंट थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है, और वो पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल पे देखो, अब आपके पास केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना है इसको। तो खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे ट्रांजिशन, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होते हैं जिसमें आपके ये जो फॉरबिडन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन भी पॉसिबल हो जाते हैं, बहुत ही कम केस में, है ना, बहुत ही कम, बहुत ही बहुत 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 कम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा होता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या इलेक्ट्रॉनिक जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है या एब्जॉर्प्शन बैंड अगर शो भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन बैंड शो भी होता है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत 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 कम होती है। तो इस केस में इस तरह का अगर कोई ट्रांजिशन होता है जो कि है तो फॉरबिडन रूल के अकॉर्डिंग, फिर भी कुछ अमाउंट में हो रहा है, या फिर जिसका एब्जॉर्प्शन बैंड या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो बहुत ही लो इंटेंसिटी का आ रहा है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, पार्शियली स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, है ना। और ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से, है ना, जिसको आप एलएस कपलिंग भी बोल सकते हो। ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से इस तरह का ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। तो ये अपन ने पूरा एक जो फर्स्ट रूल है आपके सिलेक्शन रूल, वो अपन ने डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट आपका सिलेक्शन रूल है वो अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे।